Hello dear students, welcome back once again to our YouTube channel. 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 में लास्ट टाइम हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को शुरू किया था। हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मतलब ग्लूकोज को बनाना है हमने किस चीज़ से? कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। फिर हमने बात की थी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं और दूसरे को डार्क रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन को पिछले लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल में देख लिया था कि लाइट रिएक्शन के नतीजे में हम वाटर की मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं और NADPH बनाते हैं। बात समझ आ गई? अच्छा, अब अगला जो टॉपिक है वो है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के बारे में आज हमने पढ़ना है। डार्क रिएक्शन सबसे पहले कहाँ होगा? डार्क रिएक्शन अकर इन स्ट्रोमा। कहाँ होगा? स्ट्रोमा के अंदर होगा। ये बात पहले ही आपको बता चुका हूँ। स्ट्रोमा मतलब जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड है या जो साइटोप्लाज्म है क्लोरोप्लास्ट का, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होगा, पहली बात। अब अगली बात ये है कि डार्क रिएक्शन में बनेगा क्या? हम बनाएंगे क्या डार्क रिएक्शन में? ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। लाइट रिएक्शन में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बने थे एटीपी और NADPH, एटीपी और NADPH को इस्तेमाल करके हम ग्लूकोज बनाएंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब लाइट रिएक्शन के अंदर हमने वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसको तो इस्तेमाल कर लिया। अब पीछे क्या चीज़ें गई? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका क्या मतलब है कि CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से हमने क्या बनाना है? ग्लूकोज बनानी है, C6H12O6। तो कार्बन और ऑक्सीजन तो पहले से हमारे पास है। कौन सी चीज ऐड की गई है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड की गई। तो इसका क्या मतलब है कि जब आप किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हो तो वो क्या कहलाती है? रिडक्शन। रिडक्शन इसका क्या मतलब है कि हमने CO2 की रिडक्शन करनी है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। बात समझ आ रही है? तो ये तो एक जनरल सभी था कि डार्क रिएक्शन में हमने CO2 की रिडक्शन करनी है और उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। अब इसमें एक कार्बन है और इसमें 6 कार्बन है, मतलब 5 कार्बन हमने कहीं किसी और सोर्स से हासिल किए हैं, तो वो भी अभी देख लेंगे। अब अगली बात ये याद रखनी है कि डार्क रिएक्शन को हम एक और नाम देते हैं केल्विन साइकिल। क्या कहते हैं? केल्विन साइकिल। अब केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बार जिस साइंटिस्ट ने डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया या इंट्रोड्यूस कराया उसका नाम था मेल्विन केल्विन, और उसके कुछ कोलीग्स थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जो कि अमेरिका में है। वहाँ पर उन्होंने रिसर्च की इस पर और उन्होंने डार्क रिएक्शन की जो सारी की सारी तफसील है वो हमें बताई। बात समझ आ गई? तो ये भी इसका नाम है केल्विन साइकिल। इसी तरह जो पिछला हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा। हमने कहा था कि ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, मतलब उसके लिए सूरज की रोशनी ज़रूरी है। तो इसको आप ये नाम भी दे सकते हो कि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। क्या है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का मतलब ये है कि इसके लिए लाइट ज़रूरी नहीं है, रोशनी हो या ना हो ये रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा। बात समझ आ गई? चलिए अब शुरू करते हैं। केल्विन साइकिल। साइकिल का मतलब क्या है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसलिए हमने इसको साइकिल कहा है। मतलब एक साइकिल के जरिए से सारा काम इसमें हो रहा होता है। तो वो कैसे होता है आप देखते हैं। सबसे पहले साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो पहला हम मॉलिक्यूल लेते हैं 5 कार्बन कंपाउंड, उसको हम प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कहते हैं। प्रिकर्सर का मतलब ये है कि वो पहले से ही सेल के पास मौजूद है। तो एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 कार्बन वाला एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है। क्या है? 5 कार्बन कंपाउंड। 5 कार्बन कंपाउंड हमने ले लिया। इस तरह के 5 कार्बन कंपाउंड्स हम 3 लेते हैं। कितने लेते हैं? ये एक हो गया ना, इस तरह एक और लेते हैं, ये दूसरा हो गया, और ये आ गया तीसरा। 3 ले लिए। अब 3 क्यों लिए, एक क्यों नहीं लिया, उसका जवाब आपको आखिर में मिलेगा। फिलहाल आप इसको देखते जाओ। ये 5 कार्बन कंपाउंड ले लिए, कितने लिए? 3 ले लिए। अच्छा, अब इन 5 कार्बन कंपाउंड्स में हम CO2 को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? CO2 को ऐड करते हैं या फिक्स करते हैं।
अब 3 मॉलिक्यूल्स हमने लिए ना 5 कार्बन, तो इसका मतलब इधर भी हम क्या लेंगे 3। हर एक कंपाउंड के अंदर हमने एक CO2 को ऐड कर देना है, फिक्स कर देना है। तो जब एक अब CO2 के अंदर एक कार्बन है, इसके अंदर पहले से 5 कार्बन है, जब एक और ऐड होगा तो ये कितने हो जाएंगे 6 कार्बन कंपाउंड। तो ये इधर बनेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन वाले कितने बनेंगे 3 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बात समझ आ गई। 5 कार्बन कंपाउंड अब किस में कन्वर्ट हो गया 6 कार्बन कंपाउंड्स में। 6 कार्बन। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड्स बने, ये हाईली अनस्टेबल। क्या है अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब ये कि ये इस हालत में खुद को बरकरार नहीं रख सकते, बल्कि ये टूट जाएंगे। टूट कर ये क्या बनाएंगे 3 कार्बन कंपाउंड्स बनाएंगे। 6 कार्बन है ना, ये ऐसे टूट जाएगा दरमियान से ऐसे। 1 2 3 4 5 6, 2 इसके बन गए। अब इसके भी 2 बनाओ। 1 2 3 4 5 6, इसके भी 1 2 3 4 5 6। तो 3 कार्बन वाले कितने कंपाउंड्स बने 1 2 3 4 5 6, 6 बन गए। ठीक, पहले 6 कार्बन वाले 3 कंपाउंड्स थे, अब 3 कार्बन वाले 6 कंपाउंड्स बन गए। 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स। यहाँ तक बात समझ आ गई। एक बार रिवाइज कर लो। 5 कार्बन कंपाउंड था, उसके अंदर CO2 ऐड हुआ तो वो 6 कार्बन कंपाउंड बन गया। 6 कार्बन कंपाउंड हाईली अनस्टेबल था, तो वो टूट के 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब आगे क्या होगा, आगे ये इनकी हम रिडक्शन करते हैं। ये जो 3 कार्बन वाले कंपाउंड आपको नजर आ रहे हैं ना, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं। हाइड्रोजन कहाँ से आएगी NADPH से आएगी। जो लास्ट टाइम हमने लाइट रिएक्शन के अंदर ATP और NADPH बनाई थी ना, ATP और NADPH, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स थे ना। ATP की एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे, NADPH की हाइड्रोजन को हम इन 3 कार्बन कंपाउंड्स में ऐड कर देंगे। बात समझ आ गई। तो ये 3 कार्बन वाले कंपाउंड ही रहेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 ठीक। 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स में हमने ADP की एनर्जी को इस्तेमाल किया, तो ADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा ADP में। ADP वाले जो टॉपिक था उसमें आपने देखा था कि जब ADP से एनर्जी रिलीज होती है, ADP एनर्जी इस्तेमाल करता है तो वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है। और NADPH जब अपना हाइड्रोजन इनको देगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा NADP में। बात समझ आ गई। ये हाइड्रोजन कहाँ गई, ये इन 3 कार्बन कंपाउंड्स में ऐड हो गई। अब ये ऐड होने के बाद अब ये 3 कार्बन कंपाउंड सिंपल कंपाउंड्स नहीं है, बल्कि ये कार्बोहाइड्रेट्स बन गए। क्या बन गए कार्बोहाइड्रेट्स। 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स। 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स। बात समझ आ गई। ग्लूकोज हमने बनानी है ना, ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ये 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास बन गए। कितने बने 1 2 3 4 5 6, 6 बन गए। अब इन 6 में से हम एक निकाल देंगे। इन 6 में से एक निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे 1 2 3। 3 कार्बन वाली जो शुगर बनी थी, कार्बोहाइड्रेट सारी की सारी शुगर हैं, 3 कार्बन वाली एक शुगर हमने निकाल दी। तो पीछे कितने बची, एक को आप यहाँ से निकाल दो तो पीछे 1 2 3 4 5 5 बच गए। उन 5 को आप आगे ले जाओ। 1 2 3 4 5। बात समझ आ गई। 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में से हमने एक निकाल दिया तो पीछे कितने बचे 5। अच्छा, अब हमारे पास ये जो कंपाउंड्स बने हैं 3 कार्बन वाले हैं, हमने दोबारा से इनको कन्वर्ट करना है 5 कार्बन कंपाउंड्स में। ठीक, तो अब पहले तो आप ये गिन लो कि इनके अंदर कार्बन कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 कार्बन है इसमें। अच्छा, इन जो 5 कार्बन कंपाउंड्स है इनके अंदर कितनी कार्बन है 5 और 5 10 और 5 15। मतलब ये हुआ कि कार्बन तो हमारे पास बराबर हैं, लेकिन पहले वो 5 कार्बन कंपाउंड्स थे, अब वो 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं। बात समझ आ रही है। तो अब ये क्या करते हैं, ये खुद को अरेंज करते हैं, मतलब 5 कार्बन कंपाउंड्स में खुद को कन्वर्ट करते हैं। कैसे होगी
1 2 3 4 5, ये एक बन गया, 1 2 3 4 5, ये दूसरे बन गया, और 1 2 3 4 5 ये तीसरा बन गया। ठीक, तो 5 कार्बन कंपाउंड्स दोबारा से बन गए। अच्छा, अब इधर अगर आप देखोगे ना, 3 कार्बन कंपाउंड्स 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ है, मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर ने छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाया है। तो इसको आप क्या कहते हो, एनाबॉलिज्म कहते हो। तो एनाबॉलिज्म में आपको एनर्जी देनी पड़ती है, इसका मतलब यहाँ पर भी एटीपी आपको देनी पड़ेगी। बात समझ आ गई। तो जो कंपाउंड्स हमने शुरू में इस्तेमाल किए थे वही दोबारा से बन गए, और हमें क्या मिली, 3 कार्बन वाली शुगर मिली, 3 कार्बन वाली शुगर मिली। लेकिन हमने तो ग्लूकोज बनानी है, और ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इंतजार करेंगे कि एक बार ये साइकिल दोबारा से चले और एक और 3 कार्बन वाली शुगर आए, दोनों को फिर इकट्ठा करके हम क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। तो अब आप देखो, हमने पूरे सर्कल के अंदर पहले 3 कार्बन ऐड किए और आखिर में 3 कार्बन वाली शुगर निकाल दी। तो जितने कार्बन हमने सर्कल के अंदर डाले थे साइकिल के अंदर, उतने कार्बन हमने निकाल दिए। अब आपको बात समझ आई कि पहले 3 मॉलिक्यूल्स क्यों लिए थे। अगर एक मॉलिक्यूल आप लेते तो फिर एक CO2 ऐड होता, लेकिन निकालनी तो हमने 3 कार्बन वाली शुगर है। तो वहां से आप एक कार्बन डाल रहे हो, यहाँ से 3 निकाल रहे हो, तो पीछे 2 की डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो उसकी वजह से ये 5 कार्बन कंपाउंड दोबारा से रीजनरेट नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से हमने 5 कार्बन कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल्स लिए। बात समझ आ गई, 3 मॉलिक्यूल्स लिए, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक CO2 ऐड हो गया, एक कार्बन ऐड हो गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, 6 कार्बन वाली कंपाउंड्स में। अब 6 कार्बन कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है, तो वो टूटकर 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गए। 3 कार्बन वाले कितने बने, 6 बने। उन 3 कार्बन कंपाउंड्स के अंदर हमने हाइड्रोजन को ऐड किया। हाइड्रोजन कहाँ से आई, NADPH से आई। हाइड्रोजन की एडिशन के बाद वो सिंपल 3 कार्बन कंपाउंड्स नहीं थे, बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो गए। बात समझ आ गई। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी हमने यूज की थी वो किसने प्रोवाइड की, एटीपी ने। तो एटीपी ने एनर्जी दी, जिसके जरिए ये हाइड्रोजन इनमें ऐड हो गया, और एटीपी खुद किस में कन्वर्ट हो गया, एडीपी में। बात समझ आ गई। अच्छा, अब यहाँ से जो 6 मॉलिक्यूल्स बने थे कार्बोहाइड्रेट्स के, उनमें से एक हमने निकाल दिया, एक कंपाउंड हमने निकाल दिया, तो बाकी कितने बचे, 5। उन 5 ने खुद को रीअरेंज करके एनाबॉलिज्म के जरिए दोबारा से 3 मॉलिक्यूल्स बना दिए 3 कार्बन कंपाउंड्स के, और इस प्रोसेस में भी हमें एटीपी के जरिए एनर्जी देनी पड़ी। तो ये सारे का सारा जो साइकिल है, इसको हम केल्विन साइकिल या फिर डार्क रिएक्शन या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसके 3 स्टेप्स हैं। यहाँ पर तो वैसे बुक में मेंशन नहीं किया गया, बुक में अगर आप देखो तो 3 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। तो पहले पॉइंट्स में हमने क्या किया है कि CO2 को इन कंपाउंड्स के अंदर फिक्स किया है, इसको कहते हैं CO2 फिक्सेशन। इसको क्या कहते हैं, CO2 फिक्सेशन। ये इसका पहला क्वेश्चन आ गया। अगला काम हमने क्या किया है कि 3 कार्बन कंपाउंड्स की रिडक्शन की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। 3 कार्बन कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन को ऐड किया ना, तो इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ये दूसरा आ गया। और तीसरा काम हमने ये किया कि रीजनरेशन ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड। जो हमारे पास प्रीकर्सर मॉलिक्यूल था, 5 कार्बन कंपाउंड था, उसको रीजनरेट किया, दोबारा बनाया। तो तीसरा काम क्या आया, रीजनरेशन, दोबारा से बनाना। ये इसके 3 स्टेप्स आ गए। CO2 फिक्सेशन, सबसे पहले CO2 को ऐड किया, उसके बाद रिडक्शन की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की, और उसके बाद रीजनरेशन ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड्स। ये 3 स्टेप्स आ गए। अब एक बार बुक से पढ़ लेते हैं कि बुक में किन अल्फाज में इस टॉपिक को डिस्कस किया गया, ताकि वो भी आपको समझ आ जाए। शब्दों की तरफ देखें, डार्क रिएक्शन आल्सो कॉल्ड केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज, इस मरहले के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेक ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, रिड्यूस किया, रिडक्शन की, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की, टू मेक ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाने के लिए। द डिटेल्स ऑफ डार्क रिएक्शन वर डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन, साइंटिस्ट का नाम है। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन की समरी दी गई है। सबसे पहले CO2 मॉलिक्यूल कंबाइन with 5 carbon compound to form 6 carbon compounds. CO2 molecule combines with 5 carbon compound to form 6 carbon compounds. बात समझ आ गई। आगे क्या हुआ, the 6 carbon compound is unstable and split into 2 3 carbon compounds. 6 carbon compound जो है वो unstable है, वो टूट कर 2 3 carbon compounds में कन्वर्ट हो गया। ये पहला स्टेप क्लियर हो गया। ये कौन सा स्टेप था, CO2 फिक्सेशन, आप हेडिंग में कह सकते हो अगर ध्यान चाहो तो। अब अगला स्टेप, the 3 carbon compounds are reduced to 3 carbon carbohydrates। जो 3 कार्बन कंपाउंड्स थे
उनको रिड्यूस्ड किया गया। रिड्यूस्ड का क्या मतलब है कि उनमें हाइड्रोजन ऐड की गई। हाइड्रोजन कहाँ से ली गई? NADPH से, टू फॉर्म 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स। 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए बाय यूजिंग ATP, ATP की मदद से, एंड हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH, हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस, जो कि लाइट रिएक्शन के दौरान ये दोनों चीजें बनी थी। आगे द 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड टू मेक ग्लूकोज। अब 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल किया गया ग्लूकोज बनाने के लिए। मतलब ये है कि उनमें से किसी एक को निकाल दिया गया। अगला स्टेप रीजनरेशन है। रीजनरेशन, द 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो यूज्ड टू रीजनरेट द ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड्स। 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स को हमने इस्तेमाल किया टू रीजनरेट द ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड को। ये तीसरा स्टेप आ गया रीजनरेशन वाला। दिस स्टेप आल्सो यूटिलाइजेस ATP। इस स्टेप के लिए भी क्या चाहिए? ATP चाहिए। बात समझ आ गई? चलिए जी, तो यही आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।